सच्चाई की खोज में सांख्यिकी एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसकी शक्ति केवल तभी तक है जब तक ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। हो यह विचार पीसी महालनोबिस्काय के काम के सार को दिखाता है, और आज हमारी चर्चा इसे भावना के इर्द गिर्द घूम रही है। स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच की खींचतान। बिल्कुल। आज हम भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI के संशोधन विधेयक 2025 के मसौदे की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। द हिंदू में एक लेख आया था जिसने इस विषय को सुर्खियों में ला दिया, और इसने अकादमिक जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। हाँ, काफी बड़ी बहस। हमारा मकसद इस बिल के प्रावधानों को समझना है, इसके पीछे चिंताएं क्या हैं, सरकार क्या कह रही है, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। और हाँ, जो लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी विषय है। बिल्कुल, GS पेपर 2 के कई टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं। हाँ, जैसे शासन, सांविधिक निकाय, सहकारी संघवाद और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की स्वायत्ता, ये सब कुछ एक साथ जुड़ता है। तो सवाल ये है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI इतना खास क्यों है, और इस नए बिल में ऐसा क्या है कि 1500 से ज्यादा शिक्षाविदों को सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और इस विवाद को समझने के लिए हमें पहले ISI की विरासत को समझना होगा। ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं है, ये भारत के बौद्धिक इतिहास का, आप कह सकती हैं, एक जीता जागता स्मारक है। तो फिर चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। हम सब ने ISI का नाम तो सुना है, पर यह संस्थान आखिर इतना खास क्यों है? इसकी विरासत क्या है? देखिए, ISI की कहानी दिसंबर 1931 में शुरू होती है। प्रोफेसर PC महालनोबिस ने इसे कलकत्ता में एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया था। अच्छा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ISI की जड़ें सीधे तौर पर बंगाल के पुनर्जागरण से जुड़ी हैं। ओहो, बंगाल रेनेसेंस से? जी। ये उस दौर का संस्थान है जब बंगाल बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से एक तरह से उफान पर था। तो ये सिर्फ एक डिग्री देने वाला कॉलेज नहीं बना, इसने भारत की पूरी आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली की नींव रखी। यानी जो आज हम बड़े बड़े सरकारी सर्वे देखते हैं, उनकी शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO, जिसे आज हम NSO के नाम से जानते हैं। हाँ, NSO। हाँ। उसकी स्थापना ISI के भीतर ही हुई थी। महालनोबिस सिर्फ एक सांख्यिकीविद नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। कहते हैं कि उन्होंने रैंडम सैंपलिंग का जो क्रांतिकारी विचार था, वो तब सोचा जब वो बंगाल में बाढ़ के बाद जूट की फसल का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हर एक खेत को गिनना तो नामुमकिन है, लेकिन अगर कुछ खेतों को सही तरीके से चुनकर उनका अध्ययन किया जाए तो पूरी फसल का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। और इसी सोच ने भारत की योजना और नीति निर्माण को एक वैज्ञानिक आधार दिया। बिल्कुल। ये तो वाकई दिलचस्प है। और महालनोबिस के अलावा भी तो कई बड़े नाम इस संस्थान से जुड़े हैं ना? अनगिनत। प्रोफेसर CR राव, जिन्हें हाल ही में सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला, वो यहीं के थे। अच्छा। SRS वर्धन, जिन्हें गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल प्राइज मिला, वो भी ISI की ही देन है। वाह। इन जैसे दिग्गजों ने संस्थान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आज भी भारत भर में इसके 6 केंद्रों में लगभग 1200 छात्र पढ़ते हैं और सांख्यिकी से लेकर कंप्यूटर विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में दुनिया के बेहतरीन दिमागों से सीखते हैं। तो जब हम ISI की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इमारत की नहीं बल्कि एक पूरी बौद्धिक परंपरा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये साफ है कि ISI कोई आम कॉलेज नहीं है, इसकी एक शानदार विरासत है। लेकिन इसी विरासत पर अब एक सवालिया निशान लग गया है। आखिर इस नए बिल में ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी चिंता पैदा हो गई है? इस विवाद का जो केंद्र है ना, वो एक बहुत ही तकनीकी लगने वाला बदलाव है। क्या? ISI की स्थिति को एक पंजीकृत सोसाइटी से बदलकर एक सांविधिक निगमित निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट करना। सुनने में तो ये सिर्फ कानूनी शब्दावली का बदलाव लगता है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इस पे इतना बड़ा विरोध क्यों? इसे ऐसे समझिए, एक सोसाइटी अपना संविधान खुद लिखती है, अपने नियम खुद बनाती है और अपने सदस्यों को भी खुद चुनती है। ठीक है। ISI अब तक पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत इसी मॉडल पे चल रहा था। इससे उसे अपने अकादमिक और प्रशासनिक मामलों में जबरदस्त स्वायत्ता हासिल थी। और सांविधिक निकाय बनने से क्या होगा?
एक सांविधिक निकाय का संविधान संसद लिखती है। उसका हर नियम, हर कानून सीधे तौर पर संसद के बनाए एक्ट के तहत चलता है। तो डर ये है कि जो कलम पहले संस्थान के शिक्षाविदों के हाथ में थी, अब वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में चली जाएगी। इधर नियंत्रण का मामला है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि 1500 शिक्षाविदों ने जो चिट्ठी लिखी और छात्रों ने जो मानव श्रृंखला बनाई, उसके पीछे की असली वजह क्या है? उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? उनकी चिंताओं की कई परतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है शासन की संरचना में बदलाव को लेकर। गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जी, 1959 का जो मौजूदा कानून है, उसके तहत संस्थान का सारा अधिकार एक परिषद यानी काउंसिल के पास था। अच्छा। इस परिषद में अकादमिक जगत का मजबूत प्रतिनिधित्व था और सरकारी हस्तक्षेप के खिलाफ कुछ प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी थे। जैसे परिषद के 33 सदस्यों में से 10 सदस्य तो ISI से ही होते थे। 10 सदस्य? हाँ, जिनमें 8 चुने हुए प्रोफेसर, एक कर्मचारी प्रतिनिधि और एक वैज्ञानिक कार्यकर्ता प्रतिनिधि शामिल था। एक मिनट, मतलब परिषद का लगभग 1/3 हिस्सा संस्थान के अपने लोगों का था? बिल्कुल। और नए विधेयक में क्या प्रस्तावित है? यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। 2025 का मसौदा विधेयक सारी शक्ति एक शासी बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स BOG को सौंप देता है। BOG? और इस बोर्ड में सरकारी नामितों का भारी बहुमत होगा, जैसे MOSP के सचिव, शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि वगैरह वगैरह। और ISI के अपने लोग? सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि अब ISI से एक भी प्रतिनिधि इस बोर्ड में नहीं होगा। क्या? पहले जहां 10 लोग संस्थान से थे, अब 0? जी हाँ, 0। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। क्या सरकार ने इसका कोई कारण बताया है कि संस्थान के अपने लोगों को ही बाहर क्यों रखा जा रहा है? सरकार का तर्क पारदर्शिता और बाहरी परिप्रेक्ष्य लाने का हो सकता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये संस्थान को उसकी अपनी आवाज से ही वंचित करने जैसा है। ये ऐसा है जैसे आप किसी परिवार के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमिटी बनाए और उस कमिटी में उस परिवार का एक भी सदस्य ना रखें। बात तो सही है। यह बदलाव संस्थान के अकादमिक चरित्र को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारे स्रोत में ISI के एक पूर्व प्रोफेसर अभिरूप सरकार का भी जिक्र है। वो चिंता जता रहे हैं कि बुनियादी अनुसंधान यानी बेसिक रिसर्च के लिए धन मिलना मुश्किल हो सकता है। ये कैसे जुड़ा है? ये सीधे तौर पर जुड़ा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो उनकी चिंता का आधार प्रस्तावित अधिनियम की धारा 29 में मिलता है। धारा 29? हाँ, ये धारा संस्थान को राजस्व उत्पन्न करने की शक्ति देती है। मतलब छात्र शुल्क बढ़ाना, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी लेना, स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करना वगैरह। अच्छा, मतलब संस्थान पर अब खुद पैसा कमाने का दबाव बढ़ेगा? बिल्कुल। ये एक तरह से फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट मॉडल की ओर एक बदलाव का संकेत है। यानी वो शोध जिसका तुरंत कोई बाजार में फायदा न दिखे, वो पीछे छूट सकता है। बिल्कुल। बुनियादी अनुसंधान या ब्लू स्काई रिसर्च एक लंबी प्रक्रिया है। इसके परिणाम तुरंत नहीं दिखते और ये सीधे तौर पर मुनाफा नहीं कमाता। SRS वर्धन ने जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर काम किया, उसका दशकों तक कोई व्यापारिक उपयोग नहीं था। लेकिन आज वही काम आधुनिक फाइनेंस और भौतिकी की नींव है। डर ये है कि जब संस्थान को अपनी फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट जगत की ओर देखना पड़ेगा, तो इस तरह के मौलिक शोध को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अभिरूप सरकार ने नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका भी जताई है। और ये एक स्वाभाविक चिंता है। जब संस्थान के शासी बोर्ड पर सरकार का पूरा नियंत्रण होगा और डायरेक्टर से लेकर प्रोफेसर्स तक सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां उसी बोर्ड के माध्यम से होंगी, तो अकेडमिक स्वतंत्रता और योग्यता आधारित चयन पर सवाल उठना लाजमी है ना? सही बात है। डर ये है कि ISI कहीं JNU या TIS की तरह राजनीतिक अखाड़ा न बन जाए, जहां नियुक्तियां अकादमिक योग्यता से ज्यादा वैचारिक झुकाव पर निर्भर करने लगें। और एक आखिरी महत्वपूर्ण तर्क है जो सहकारी संघवाद के उल्लंघन से जुड़ा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जी, ISI मूल रूप से पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी है। अब केंद्र एक नया कानून लाकर उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले रहा है। तो ये एक तरह से राज्य के अधिकार क्षेत्र में सीधी दखलंदाजी हुई। बिल्कुल। ये सहकारी संघवाद की उस भावना के खिलाफ है जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो प्रदर्शनकारियों का पक्ष काफी मजबूत और विस्तृत है। शासन पर पूरा नियंत्रण, बुनियादी शोध के भविष्य पर खतरा, नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप और सहकारी संघवाद का उल्लंघन। लेकिन सरकार का भी तो कोई पक्ष होगा। ये सब सिर्फ नियंत्रण के लिए तो नहीं किया जा रहा होगा। उनकी दलील क्या है? बिल्कुल। और सरकार के पक्ष को समझना भी उतना ही जरूरी है।
सरकार का घोषित लक्ष्य आईएसआई को 2031 तक, जब संस्थान अपनी शताब्दी मनाएगा, दुनिया के शीर्ष संस्थानों में से एक बनाना है। एक एम्बिशियस गोल है। हाँ, और उनका कहना है कि ये कदम हवा में नहीं लिया गया है, बल्कि ये पिछले कुछ वर्षों में संस्थान के कामकाज की समीक्षा करने वाली 4 अलग-अलग समितियों की सिफारिशों पर आधारित है। अच्छा, 4 समितियां? हाँ, और इन समितियों ने क्या कहा था? खासकर 2020 की डॉक्टर आर.ए. माशिलकर समिति, जिसका जिक्र बार-बार आ रहा है। माशिलकर समिति की रिपोर्ट इस पूरे बदलाव का एक तरह से वैचारिक आधार है। समिति ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही थीं। पहली, उन्होंने कहा कि आईएसआई को अपने शोध का व्यवसायीकरण करने और उद्योग के साथ ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनरशिप करने की जरूरत है, ताकि सरकारी फंडिंग पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल। सरकार का तर्क है कि मौजूदा सोसाइटी वाला ढांचा इस तरह के व्यावसायिक सहयोग के लिए बहुत धीमा और पुराना है। यानी पहला तर्क है रफ्तार और आधुनिकता का। और क्या सिफारिशें थीं? दूसरी सिफारिश प्रशासनिक सुधारों को लेकर थी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र था कि संस्थान में नियुक्तियों में अक्सर देरी होती है और फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता की भी कमी है। तो सरकार का कहना है कि नया बीओजी ढांचा, जिसमें सरकार और उद्योग के विशेषज्ञ होंगे, इन प्रशासनिक समस्याओं को दूर करके जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा। और तीसरी बात समिति ने सिफारिश की थी कि आईएसआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे नए जमाने के क्षेत्रों में और विस्तार करना चाहिए। सरकार का मानना है कि इसके लिए एक फुर्तीले और दूरदर्शी शासन मॉडल की जरूरत है, जो मौजूदा परिषद प्रणाली में संभव नहीं है। ये तर्क अपनी जगह पर तर्कसंगत लगते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन सुधारों को लागू करने के लिए संस्थान की स्वायत्तता को पूरी तरह खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है? क्या मौजूदा ढांचे में सुधार नहीं किए जा सकते थे? यही इस पूरी बहस का क्रक्स है। आलोचक कहते हैं कि ये सभी लक्ष्य मौजूदा सोसाइटी ढांचे के भीतर भी हासिल किए जा सकते थे। अच्छा, परिषद में कुछ सुधार करके, कुछ नए नियम बनाकर भी रफ्तार बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन सरकार का मानना है कि पैबंद लगाने से काम नहीं चलेगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए एक बड़े संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। तो एक तरह से 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। आप कह सकते हैं, एक तरफ पारंपरिक अकादमिक संचालित स्वायत्ता है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट दक्षता और केंद्रीकृत नियंत्रण वाला मॉडल। तो अब आगे क्या होगा? ये बिल अभी मसौदे के स्तर पर है, आगे का रास्ता क्या दिखता है? अभी ये लड़ाई अकादमिक जगत से निकलकर राजनीतिक गलियारों में पहुंच चुकी है। छात्र और शिक्षाविद अब विपक्षी दलों के समर्थन पर निर्भर हैं। विल्लुपुरम के सांसद डी रविकुमार ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर इस मसौदा विधेयक को वापस लेने का आग्रह किया है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई-एम के नेताओं ने भी सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया है। यानी ये पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक संस्थान का मुद्दा नहीं रहा, ये केंद्र राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद पर एक बड़ी बहस का प्रतीक बन गया है। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस इसे बंगाली अस्मिता और राज्य के अधिकारों पर केंद्र के हमले के रूप में पेश कर रही है। तो जब ये बिल संसद में आएगा तो इस पर सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये एक क्लासिक टकराव है। एक तरफ एआईसी की ऐतिहासिक स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता है, जिसे इसके समर्थक इसकी सफलता का मूल मंत्र मानते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ वैश्विक प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण और जवाबदेही के लिए सुधार की सरकारी दलील है। ये संघर्ष सिर्फ एक संस्थान के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारत में आईआईएम से लेकर दूसरे तमाम उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के भविष्य के शासन मॉडल पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण बहस को दर्शाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या? कि हम सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और सफल अनुसंधान के लिए जरूरी बौद्धिक स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या किसी संस्थान को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसकी मूल स्वायत्त संरचना को बदलना ही एकमात्र रास्ता है, या आधुनिकीकरण और स्वायत्तता साथ साथ चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और हम सभी को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये चर्चा जानकारी पूर्ण लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई प्रश्न या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं जारी रह सकें।